नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रिंस हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर जो है उसकी पहली क्लास लेकर आप सबके सामने आए हैं और आज अपन बातचीत करेंगे कि बीएससी सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण वाला जो पेपर है, सभी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बीकानेर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अजमेर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जोधपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, सारी की सारी यूनिवर्सिटी में सेकंड पेपर जो आपका होता है वो अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण से रिलेटेड होता है। चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी का पेपर आप उठाकर देखिएगा, उन सब में सेकंड पेपर अवकल समीकरण का ही है। तो आज अपन शुरू करेंगे अवकल समीकरण से, ठीक है ना। अपना सेकंड पेपर है बीएससी सेकंड ईयर का, बीएससी सेकंड ईयर, ठीक है। और सेकंड पेपर है आपका, ये क्या है, सेकंड पेपर। इस सेकंड पेपर में अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण ये आपका पेपर है। अब इसके संबंध में दो तीन बातें ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें विचार करना है कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। अवकल समीकरण के संबंध में आज हमें चर्चा करनी है इस क्लास में। तो सबसे पहले क्लास हमारी जो रहने वाली है वो अवकल समीकरण से संबंधित ही रहने वाली है। तो देखेंगे ज़रा इस अवकल समीकरण में आपसे कौन कौन सी बातें हैं वो पूछी जा सकती है और इम्पोर्टेंट है। तो देखिए प्यारे साथियों, अवकल समीकरण के संबंध में हम बात करें कि अवकल समीकरण कहते किसे, पहली बात तो ये अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किसे कहते हैं। इक्वेशन तो आप सब लोग जानते होंगे शायद कि इक्वेशन किसको कहते हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हो उसमें ऐसा लिखते हो y बराबर एफ एक्स लिखते हो ना। इसमें दो चर हैं प्यारे बच्चों, एक है y और एक क्या है, x है। इसमें ये y जो है ये तो है आपका प्रतंत्र चर, ये क्या है, प्रतंत्र चर है। और x जो है वो आपका है स्वतंत्र चर। कौन सा चर है, स्वतंत्र चर। प्रतंत्र चर और स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, दो प्रकार के वेरिएबल इसमें हैं। इन दोनों वेरिएबल में क्या करना है आपको, इस y का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy अपॉन dx आएगा, बराबर क्या होगा, f डैश x होगा। या इसी का दोबारा फिर करोगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन में कितना, dx2 बराबर क्या होगा, f डबल डैश x हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। अब सुनिए ज़रा कि अगर y बराबर एफ एक्स जो फलन आपको दे रखा है उसमें प्रतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, तो ये कुछ आते हैं। एक ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर का प्रतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज या स्वतंत्र चर या प्रतंत्र चर विद्यमान होते हैं, वह समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है। दोबारा सुन लीजिएगा, एक ऐसी समीकरण जिसमें प्रतंत्र चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज या स्वतंत्र चर या प्रतंत्र चर आपस में किसी संक्रियाओं के संयोग द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ऐसी समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल मैंने लिखा है जैसे dy अपॉन में dx प्लस आपके पास आ गया मान लो एक्स वाई बराबर है साइन x, ये एक अवकल समीकरण है। जैसे आपके पास आ गया d2y अपॉन में dx2 प्लस आपके पास आ गया यहाँ e की पावर x y बराबर आ गया आपका साइन x, ये भी अवकल समीकरण है। आपके पास आ गया d2y अपॉन में dx2 प्लस आ गया आपके पास dy अपॉन में कितना, dx प्लस आ गया आपका xy बराबर आ गया e की पावर x, ये भी एक अवकल समीकरण है। और आपके पास आ गया dy अपॉन dx बराबर आ गया 1 प्लस d2y अपॉन में dx2 और इसकी पावर आ गई 1/2, तो ये भी क्या है, अवकल समीकरण है। ये सारी की सारी क्या कहलाएगी, अवकल समीकरण कहलाएगी। तो दोबारा सुन लीजिएगा एक बार, अवकल समीकरण किसे कहते हैं यानी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो किसी भी फलन में
एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है प्रतंत्र चर। ऐसे समीकरण जिसमें प्रतंत्र चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते हैं या उसमें प्रतंत्र चर और स्वतंत्र चर भी मौजूद होते हैं और वो आपस में किन्हीं संक्रियाओं के संयोग द्वारा जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार की जो समीकरण होती है उसे अवकल समीकरण कहते हैं। अब ये अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है प्यारे साथियों। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया, ये सब जो है वो क्या है, अवकल समीकरण है। इसमें ये प्रतंत्र चर है, ये स्वतंत्र चर है, ये अवकलज है, ये फलन है स्वतंत्र चर का। तो ये सब प्रकार की समीकरण आपके सामने जो लिखी है ये सारी की सारी क्या है, अवकल समीकरण है। अब इस अवकल समीकरण के दो टाइप हैं आपके यहाँ सिलेबस में, उन दोनों टाइप पर अपन थोड़ी थोड़ी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कैसी चर्चा करेंगे वो सुनिएगा ज़रा आप लोग। अपने को यहाँ बातचीत करनी है अवकल समीकरण के प्रकार पर। इस प्रकार पर अगर मैं बात करूं तो ये दो प्रकार की होती है प्यारे साथियों अवकल समीकरण। सर कौन कौन सी होती है? पहली अवकल समीकरण जो है वो होती है साधारण अवकल समीकरण। कौन सी? साधारण अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण है ये, ठीक है। दूसरी देखिए प्यारे साथियों, ये है आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। इसको कहा जाता है नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कहा जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सर अब इनमें थोड़ा बहुत अंतर बताओगे? जरूर बताएंगे, पहले सुन लीजिएगा ज़रा। साधारण अवकल समीकरण किसे कहते हैं? वो अवकल समीकरण जिसमें एक ही प्रतंत्र चर के एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते हैं, वह अवकल समीकरण साधारण अवकल समीकरण कहलाती है प्यारे साथियों। जैसे एक यहाँ प्रतंत्र चर है और एक ही इसका स्वतंत्र चर है, इस प्रतंत्र चर के एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष जिस अवकल समीकरण में अवकलज विद्यमान होते हैं वह अवकल समीकरण साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे ये वाला है तो ऐसे समीकरण मैंने लिख दी dy/dx प्लस लिख दिया xy बराबर sin x है, ये साधारण अवकल समीकरण है। यहाँ मैंने लिखा d2y में कितना dx2 प्लस लिखा है मैंने x और यहाँ लिख दिया y, इधर लिख दिया e⁻x, ये साधारण अवकल समीकरण है। मैंने लिखा d2y में dx2 प्लस लिख दिया यहाँ dy में कितना dx प्लस लिखा e⁻xy बराबर sin x। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझना है कि यहाँ एक y है वो प्रतंत्र चर है, x है वो स्वतंत्र चर है। इन इतनी इक्वेशन में मैंने जो लिखा है इनमें एक प्रतंत्र चर का एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान है। ऐसे अवकल समीकरण जिसमें एक प्रतंत्र चर का एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते हैं, ऐसी अवकल समीकरण साधारण अवकल समीकरण नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ये सब के सब जो एग्जाम्पल आपके सामने लिख रखे हैं मैंने, ये सब के सब साधारण अवकल समीकरण के एग्जाम्पल है। इसे आप नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन NDE शॉर्ट में कह सकते हो, ठीक है। इसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे आप शॉर्ट में PDE लिख सकते हो, ऐसा भी लिखा हुआ आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। तो आंशिक अवकल समीकरण, नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के संबंध में आपको याद रखना है। इसके बाद सर आंशिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं? यदि आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आ जाए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ u और u जो है वो दो फलन x और y है, यहाँ एक प्रतंत्र चर है, x और y दो स्वतंत्र चर है, तो इस u के जो अवकलज आएंगे वो डेल u अपॉन में डेल x या डेल u अपॉन में क्या आएंगे डेल y या डेल u अपॉन में डेल x और डेल y आएंगे। तो एक ऐसी अवकल समीकरण जिसमें एक प्रतंत्र चर के एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते हैं, वह अवकल समीकरण आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। वह अवकल समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर के एक प्रतंत्र चर के एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ डेल u अपॉन में डेल x प्लस लिख दिया डेल u अपॉन में कितना डेल y बराबर लिख दिया मैंने kx।
या मैंने लिखा डेल टू यू अपॉन में डेल x2 प्लस लिख दिया डेल टू यू अपॉन में डेल y2 बराबर लिख दिया 1। तो ये सब के सब जो एग्जाम्पल हैं ये क्या कहलाते हैं, आंशिक अवकल समीकरण के उदाहरण हैं, यानी ये आंशिक अवकल समीकरण है प्यारे साथियों। तो आपको याद रख लेना है कि साधारण अवकल समीकरण किसे कहते हैं, वह अवकल समीकरण जिसमें एक ही स्वतंत्र चर के एक ही प्रतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। मैंने इसके एग्जाम्पल बता दिए। आजकल जो छोटे क्वेश्चन 1-1 नंबर के 10 पूछे जाते हैं उनमें आपसे डेफिनेशन जरूर पूछी जाएगी, एग्जाम्पल साथ में देना है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको ऐसे कहेगा साधारण अवकल समीकरण को परिभाषित करो, तो पहले परिभाषा लिखनी है फिर उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। अगला आपसे पूछेगा आंशिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि ऐसी अवकल समीकरण जिसमें एक प्रतंत्र चर के एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते हैं, ऐसी अवकल समीकरण को आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। और इस आंशिक अवकल समीकरण के ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। तो शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन ये साधारण अवकल समीकरण है ना प्यारे साथियों, ये 2 प्रकार की होती है। साधारण अवकल समीकरण वापस कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। सर कौन कौन सी होती है जरा बताइए। तो सुनिए, एक तो होती है रेखिक साधारण अवकल समीकरण, रेखिक साधारण अवकल समीकरण। एक होती है अरेखिक साधारण अवकल समीकरण। ये दोनों समीकरणों हैं, इनका आपको ख्याल रखना है। इसको कहा जाता है लीनियर नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको शॉर्ट में इसे LNDE लिखा हुआ मिल जाए तो इसको यही समझना है, लीनियर नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन, या सीधा भी रेखिक अवकल समीकरण आपको मिल सकता है। साधारण नाम नहीं देकर सीधा भी रेखिक अवकल समीकरण मिले तो भी यही समझना है कि यही समीकरण है। एक है अरेखिक, तो इसको कहा जाता है नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो देखिए साथियों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये नॉन लीनियर जो है ना, नॉन लीनियर नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। इसे शॉर्ट में आप लोग NL और NDE लिख सकते हो, या सीधा ऐसे लिख सकते हो NLDE, इसका एक ही मीनिंग है। तो आप इसे अरेखिक साधारण अवकल समीकरण किसको कहोगे, साधारण अवकल समीकरण किसको कहोगे, अब ये समझिए। वह साधारण अवकल समीकरण जिसमें जो भी आपके पास डेरिवेटिव दे रखे हैं उन डेरिवेटिव की घात जो है ना वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एक ऐसी अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण जिसमें अवकलज की घात 1 हो तथा इसके साथ साथ उस अवकल समीकरण में स्वतंत्र चर और प्रतंत्र चर, या प्रतंत्र चर और उसके जो अवकलज के गुणांक हैं वो क्या नहीं होने चाहिए, गुणा में नहीं आने चाहिए। ऐसी अवकल समीकरण रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है, जिसमें क्या हो कि आपके पास जो उसके अवकलज हैं वो तो घात 1 के होने चाहिए, यानी इकाई घात वाले अवकलज होने चाहिए, प्लस इसके साथ साथ ऐसा नहीं होना चाहिए ये अवकलज और इसके साथ साथ प्रतंत्र चर गुणा में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार की अवकल समीकरण रेखिक साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। जो अवकल समीकरण रेखिक अवकल समीकरण नहीं होगी वो सब की सब क्या कहलाएगी, अरेखिक अवकल समीकरण कहलाएगी। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा जरा। आपके पास अगर ऐसा आ जाए dy अपॉन में dx और इसकी पावर 2 प्लस यहाँ आपके पास आ गया e की पावर x y और ये आ गया आपके पास sin x, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये कहलाएगी अरेखिक। और आपकी ये वाली समीकरण जो मैंने पहले आपको लिख कर दे रखी है dy अपॉन dx प्लस e की पावर x बराबर ये आ गया sin x,
इस टाइप की जितनी भी अवकल समीकरणें हैं वो कहलाएगी आपकी साधारण अवकल समीकरण। तो इसमें देखिए ये साधारण अवकल समीकरण है, ये भी साधारण अवकल समीकरण है, ये भी साधारण अवकल समीकरण है, लेकिन इन्हें मैं क्या बना दूंगा, रेखिक साधारण अवकल समीकरण से अरेखिक बना दूंगा। तो कैसे बनेगी, अब ये क्या बन गई प्यारे बच्चों, अब ये अरेखिक साधारण अवकल समीकरण बन गई। अगर इसकी पावर यहाँ मैं 2 कर देता हूँ तब ये अरेखिक साधारण अवकल समीकरण बन गई। अगर यहाँ मैं dy/dx की पावर 2 कर देता हूँ तो अब ये जो समीकरण बनी है वो अरेखिक साधारण अवकल समीकरण बन गई। तो पहले जो थी वो तो कैसी थी, ये रेखिक अवकल समीकरण थी, लेकिन अब मैंने इनको क्या बना दिया, अरेखिक अवकल समीकरण बना दिया। तो मैं पूरे को एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। साधारण अवकल समीकरण, अवकल समीकरण किसे कहते हैं, अवकल समीकरण की बात यह है कि किसी भी ऐसी समीकरण जहां प्रतंत्र चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो या उसमें स्वतंत्र चर और प्रतंत्र चर खुद विद्यमान हो, ऐसी समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक साधारण अवकल समीकरण और एक होती है आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण किसे कहते हैं, एक ऐसी समीकरण जिसमें एक ही स्वतंत्र चर के एक ही प्रतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। जिसमें एक ही प्रतंत्र चर के एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो उसे आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। साधारण अवकल समीकरण 2 प्रकार की होती है, एक रेखिक होती है, एक अरेखिक होती है। रेखिक अवकल समीकरण वो होती है जिसमें जो आपके अवकलज हैं, प्रतंत्र चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो अवकलज हैं उनकी घात सिर्फ इकाई होनी चाहिए और उसमें प्रतंत्र चर और उसके अवकलज का गुणा नहीं होना चाहिए, वह रेखिक अवकल समीकरण कहलाएगी। जो अवकल समीकरण रेखिक नहीं होगी वह अरेखिक अवकल समीकरण कहलाएगी। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आई है? तो अपन इससे आगे की बात करते हैं। अब बात करेंगे अपन सबसे पहली, वो करेंगे किसी अवकल समीकरण की घात या कोटि क्या होती है। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि अवकल समीकरण की घात या उसकी कोटि क्या है और कैसे उसको डिफाइन किया जाता है। इसके संबंध में आपसे पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। तो अपना पहला जो पॉइंट है वो रहेगा अवकल समीकरण की, अवकल समीकरण की, अवकल समीकरण की घात या कोटि। घात या क्या है, कोटि है। इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है कि अवकल समीकरण की घात क्या है या अवकल समीकरण की कोटि क्या है। ठीक है, एक आपके पास है सवाल, ये ऐसे नहीं लगाना है, अलग अलग है दोनों चीज़ें, घात अलग चीज़ है और कोटि अलग चीज़ है। सबसे पहले घात और कोटि को समझना है आप लोगों को। एक को मैं डिग्री कहता हूँ, ठीक है, डिग्री, डिग्री कहा जाता है घात को, किसको, घात को। और एक है ऑर्डर, ऑर्डर को कहते हैं अपन कोटि। ठीक है, ऑर्डर। इन दोनों चीज़ों को यहाँ अपने को अच्छे से समझ लेना है आज की इस क्लास में, और बहुत ही शानदार तरीके से बीएससी सेकेंड ईयर का आपको संपूर्ण कोर्स में यहाँ करवाने वाला हूँ। जैसे ही आप इच्छुक हों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि मैं आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकूँ। सारे सवाल और सभी प्रकार के जो तीनों पेपर आपके बीएससी सेकेंड ईयर के हैं, वो फर्स्ट ईयर के हैं, थर्ड ईयर के, आपके जो भी जानकार भाई बंधु उन सब तक इन वीडियो को पहुँचाइए ताकि सब इनका क्या ले सकें, लाभ ले सकें। तो देखिए, घात किसको कहते हैं और कोटि किसको कहते हैं। घात क्या चीज़ है, देखो मान लो मैंने लिखा dy/dx प्लस यहाँ आ गया आपका xy बराबर है sin x। इस अवकल समीकरण में जो आपके डेरिवेटिव हैं उन डेरिवेटिव की जो पावर होती है ना प्यारे साथियों, जैसे ये dy/dx है, इसकी यहाँ पावर होती है, पावर यहाँ लगती है, उस पावर को ही क्या कहा जाता है, घात कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, किसी अवकल समीकरण में उसे परिमेय रूप में बदलने के बाद या घातों को पूर्ण रूप में बदलने के बाद उसमें जो आपका डेरिवेटिव आया है उस डेरिवेटिव में उच्चतम कोटि का देखना है, यानी अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, अधिकतम कोटि का जो अवकलज है, अधिकतम कोटि का अवकलज, यानी अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है वो उसकी कोटि है जिसकी चर्चा वहाँ करेंगे। उस अधिकतम कोटि वाले अवकलज की जो पावर आपको दिख जाए वही पावर उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। इसकी घात अगर मैं आपसे पूछूं तो इसकी घात प्यारे विद्यार्थियों 1 है। अगला देखिए, जैसे मैंने पूछा आपसे dy/dx
और यहाँ पावर 2 है, प्लस यहाँ लिख दिया मैंने एक्स वाई बराबर लिखा है आपके पास साइन एक्स। इसमें अगर देखोगे तो यही आपके अधिकतम कोटि का अवकलज है और इसकी घात 2 है, ठीक है। इसकी पावर 2 है, इसका मतलब इसकी घात भी कितनी होगी, 2 होगी। अब देखिए एक सवाल अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। मैंने लिखा है d2y अपॉन में कितना dx2 लिख दिया, बराबर लिखा है 1 प्लस dy अपॉन में कितना है dx है। इसकी पावर लिखी हुई है ऐसे रूट में। अगर आपसे पूछा जाए कि अब इसकी क्या बताओ, घात बताओ, तो जल्दीबाजी में कुछ लोग यहाँ से देखेंगे कि अधिकतम कोटि का अवकलज 2 है, इसकी घात कितनी है, 1 है, तो घात 1 लिख देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। मैंने एक शब्द बोला था परिमेय रूप से हल करने के बाद, या तो किस रूप में, परिमेय रूप से या बीजीय रूप से उसे सही तरीके से हल करने के बाद उसकी क्या बतानी है, आपको घात बतानी। अभी इसकी पावर किस रूप में है, देखो ये अच्छे तरीके से हल नहीं की हुई है, इसे हल करिए। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यह आएगा d2y अपॉन में कितना dx2। इसको हल करोगे तो इधर पावर कितनी 2, इधर आ जाएगा 1 प्लस कितना dy अपॉन में dx, हल कर दिया। अब इस d2y अपॉन dx की आपको पावर देखनी है, ये कितनी है, 2 है। तो अब इसकी घात आप जब बताओगे तो घात पता चलेगा आपको कितनी आएगी, 2। अगर पहले बताते तो घात कितनी थी, 1, लेकिन वास्तव में कितनी है इस सवाल की घात, 2 है, ये सही होगा। अब थोड़ी सी बात कोटि पर करते हैं, फिर इन दोनों को मिक्स हल करेंगे अपन। कोटि क्या चीज़ है, किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कितनी बार अवकलन किया गया है, यानी प्रतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, वो ही अवकलन जो किया गया है वही आपकी कोटि कहलाएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि d2y अपॉन में कितना है dx2 है, प्लस यहाँ लिखा dy अपॉन में dx है, प्लस यहाँ लिखा मैंने xy है, बराबर लिखा है यहाँ क्या है साइन x है। अब देखो यहाँ एक बार भी अवकलन है और 2 बार भी है, लेकिन मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है आपको वो देखना है। मैक्सिमम बार जो अवकलन आपने कर रखा है प्रतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष, वही आपकी इसकी कोटि होगी। तो इस अवकल समीकरण की अगर ऑर्डर की बात करूं तो मैं ऑर्डर 2 होगा, यानी 2 बार इसका क्या किया गया अवकलन। इसमें 1 बार वाला भी है, लेकिन 1 बार वाला नहीं देखना, आपको देखना है अधिकतम बार वाला। अब आपसे इसकी घात पूछी जाए तो अधिकतम बार जिसका अवकलन हुआ है उसकी पावर आपको देखनी है कितनी है, तो इसकी पावर देखनी है, इसकी नहीं देखनी। दोबारा सुन लीजिएगा, इसकी पावर 1 है, पावर 1 है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर तो 2 है, लेकिन इसकी कोटि या डिग्री कितनी है, यानी घात कितनी है, डिग्री है वो 1 ही है प्यारे बच्चों। समझ में आ गई बात आपको। यहाँ इसकी कोटि 1 है, यहाँ इसकी कोटि 1 है, यहाँ इसकी कोटि 2 है, समझ गए। यहाँ मैंने घात लिख रखा है, अगर आपसे इसकी कोटि भी पूछी जाती तो कोटि भी कितनी होती 1। यहाँ घात 2 है, लेकिन अगर आपसे कोटि पूछी जाती तो कोटि कितनी होती, इसकी कोटि 1 होती। यहाँ घात 2 है, लेकिन अगर आपसे कोटि पूछी जाती इसकी कितनी है तो कोटि भी कितनी होती प्यारे बच्चों, 2 होती। तो शायद बात समझ में आ गई होगी। दोबारा सुन लीजिएगा, किसी अवकल समीकरण में अधिकतम बार प्रतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन कितनी बार कर रखा है वो तो आपका कहलाएगा कोटि, और उस अधिकतम कोटि वाले अवकलज की जो पावर होगी वो पावर कहलाएगी डिग्री। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया। लेकिन उस पूरी अवकल समीकरण को आप परिमेय रूप से पूर्णतः क्या कर लीजिएगा, पहले हल कर लीजिएगा। केवल चरों को हल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पावर है उन पावर्स को हल करना, वो भी डेरिवेटिव की। चरों की पावर को हल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव की जो पावर लग रखी है उसको पूर्णतः आपको क्या करना है, पहले हल करना है। अब इसके संबंध में 1-2 सवाल और देखें। जैसे ये सवाल लिखा, मैंने लिखा है dy अपॉन में dx, dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस यहाँ लिख दिया d2y अपॉन में कितना dx2। इस पूरे की पावर जो है वो 1/2 है। मैंने आपसे पूछा, ये एग्जाम्पल आपका पहला था, ये एग्जाम्पल दूसरा है। मैंने कहा अब बताइए ज़रा इस सवाल में इसकी कोटि और घात बताइए। तो सब बच्चों को पता है, पहले इस पावर को आपको सोल्व करना पड़ेगा। पावर को सोल्व करोगे तो यह आएगा आपका dy अपॉन में कितना dx। पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 2, ये आएगा 1 प्लस कितना d2y अपॉन में कितना dx2। समझ में आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये 2 बार अवकलन किया हुआ है,
मैंने पूछा इसकी घात और कोटि बताइए, तो इसका ऑर्डर जो है ना, कोटि ऑर्डर, वो प्यारे बच्चों 2 होगा। सब बच्चे कहेंगे सर 2 बार अवकलन किया है तो ये कोटि 2 होगी, सही बात है। लेकिन मैंने पूछा प्यारे बच्चों डिग्री बताइए इसकी क्या होगी, तो डिग्री के लिए याद रखिएगा मैंने एक बात बता रखी है, अब गलती से 2 मत लिख देना, गलत हो जाएगा सवाल। क्यों? क्योंकि आपने जिसकी कोटि देखी है उसकी पावर देखिएगा। अब इसकी पावर कितनी है? 1 है। इसकी पावर कितनी है? 1 है। अगर 1 पावर इसकी है तो इसकी डिग्री भी प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से शायद सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमें ऑर्डर पता करना है, ऑर्डर पता करते ही हमें डिग्री निकालनी है। एक सवाल और देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है dy अपॉन में कितना है? dx है, प्लस 1 बटे यहाँ आ गया आपका dy अपॉन में कितना? dx, और इधर बराबर में लिखा हुआ है आपके पास x। मैंने कहा आप लोग एक काम करिए, मुझे ये बताइए कि इसकी डिग्री या कोटि कितनी है। तो पहले ही मैंने बता दिया, ये नीचे लिखा इसका मतलब इसकी पावर -1 है, उसे हल किए, इधर इंटू करोगे तो ये आएगा आपका dy अपॉन में कितना? dx, और इसकी पावर कितनी? 2। बराबर में क्या होगा? बराबर में होगा dy अपॉन में dx इंटू क्या होगा? x होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है यहाँ कि इस पूरे सवाल में अधिकतम अवकलज कितना है। अधिकतम अवकलज है वो 1 बार है, इसका मतलब इसकी जो डिग्री है ना, या ऑर्डर जो है, ऑर्डर जो है वो 1 है। ऑर्डर कितना है? 1 है। अब इस एक ऑर्डर वाले की अधिकतम पावर कितनी है? आप यहाँ मत देखिएगा, यहाँ 1 भी है, लेकिन मैंने पूछा है अधिकतम पावर कितनी है। अधिकतम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगी। शायद मेरे किसी भी साथी को या किसी भी बच्चे को इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर कन्फ्यूज़न नहीं है तो हम आगे बढ़ें। डिग्री और ऑर्डर जो है उस पर आपसे निश्चित तौर पर सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और बहुत ही उम्दा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके संबंध में कई बार बच्चों को जो कन्फ्यूज़न वाली बात होती है, उस कन्फ्यूज़न वाली बात को भी मैं दूर कर देता हूं। ये कन्फ्यूज़न अक्सर बच्चों को रहता ही रहता है कि ये क्या बीमारी है, और इसके संबंध में कोई सवाल आ जाए तो हम क्या करें। सुन लो ज़रा, एक सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, और जब भी आपसे कोई सवाल दूसरा पूछता है जो जानता है वो यही पूछता है कि dy अपॉन में dx है, प्लस यहाँ x और y है, बराबर आपके पास वो देता है e की पावर यहाँ dy अपॉन dx देता है, या क्या देता है, या एक सवाल अपने को अक्सर ये भी दिया जाता है कि dy अपॉन में dx है प्लस xy है, बराबर आपके पास दे देगा वो साइन, और यहाँ दे सकता है d2y अपॉन में कितना? dx2। इस तरीके का सवाल देगा आपको, और आपसे ये पूछा जाएगा कि इन अवकल समीकरण में आप लोग ये बताइए कि इसकी कोटि क्या है और इसकी डिग्री क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके के सवालों को हल करते वक्त बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में नहीं आना है, और आपको सीधा सीधा जवाब देना है कि देखिए जब भी आपके पास e की पावर x में आ जाए, चाहे किस किस में e की पावर में आ जाए, और यहाँ आपको कोई भी डेरिवेटिव मिल जाए, समझ लेना, या आपके पास किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण के रूप में मिल जाए, ये वाले dy अपॉन में dx वाले इसके फंक्शन में मिल जाए, या लोग के साथ आपको कभी भी ये मिल जाए कि इसका जो फंक्शन है वो dy अपॉन dx का है। ये अगर आपको इसके साथ कभी भी मिले तो प्यारे विद्यार्थियों आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि इनकी कोटि तो वही होगी, यानी ऑर्डर तो वही होगा जो आपको दिखाई दे रहा है। दिखाई कितना दे रहा है? यहाँ दोनों जगह एक ही होगा, तो इसका ऑर्डर तो 1 होगा, लेकिन डिग्री क्या होगी यानी घात क्या होगी वो ध्यान रखिएगा। इसकी घात हमेशा नॉन डिफाइन होती है, अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित होती है। क्यों होती है अपरिभाषित, उस पर भी बात करेंगे। ऐसा ही यहाँ है, यहाँ अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाता है तो ऑर्डर हमेशा दिख रहा है वही होगा 2, लेकिन डिग्री यहाँ भी क्या होगी? अपरिभाषित होगी, अपरिभाषित होगी। ये आप लोग अच्छे से समझ लेना। क्यों होगा आप सुनो, क्योंकि e की पावर x का आप विस्तार जानते हो 1 + x² बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस ... ऐसे आता है ना। अब देखो जरा,
जब यहाँ आप e की dy अपॉन डी एक्स रखोगे तो ये आएगा dy अपॉन में कितना dx बराबर 1 प्लस ये होगा dy अपॉन में कितना dx प्लस होगा 1/फैक्टोरियल 2 और यहाँ आएगा आपका dy अपॉन dx और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, फिर आएगा 1/फैक्टोरियल 3 और यहाँ आएगा dy अपॉन में dx और इसकी पावर कितनी आएगी 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो, अब डिसाइड कैसे करोगे इस चीज़ का, यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 घात है, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे इस dy अपॉन dx की घात हमेशा बढ़ती जाएगी, कभी घटेगी नहीं। आप अंत में पता ही नहीं कर पाओगे कि सबसे बड़ी घात है क्या। इस वजह से ये कहा जाता है कि इस तरीके के जो सवाल होते हैं उनमें इनकी जो घात होती है वो क्या होती है, अपरिभाषित होती है। तो इन तीनों के संबंध में आप यही याद रख लीजिएगा, इन तीनों पर ये नियम लागू होता है। तो अगर ऐसा आपको कभी मिल जाए तो इनकी घातों के संबंध में ये याद रखिएगा कि घात क्या होती है, अपरिभाषित होती है। अगली क्लास में कुछ नए बिंदुओं के साथ आपसे फिर हाजिर होऊंगा और फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे अच्छे अच्छे सवालों पर। और पूरा कोर्स कराने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, आप कोर्स को करते जाइए, सवालों को निकालते जाइए और वीडियो को अपने सब साथियों तक शेयर करते जाइए ताकि वो भी फ्री में इसका आनंद उठा सकें। पूरा कोर्स कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप अच्छे कमेंट करके आप कैसे पढ़ना चाहते हो ये ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रिंस हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर जो है उसकी पहली क्लास लेकर आप सबके सामने आए हैं और आज अपन बातचीत करेंगे कि बीएससी सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है, अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण वाला जो पेपर है, सभी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बीकानेर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अजमेर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जोधपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, सारी की सारी यूनिवर्सिटी में सेकंड पेपर जो आपका होता है वो अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण से रिलेटेड होता है। चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी का पेपर आप उठाकर देखिएगा, उन सब में सेकंड पेपर अवकल समीकरण का ही है। तो आज अपन शुरू करेंगे अवकल समीकरण से, ठीक है ना। अपना सेकंड पेपर है बीएससी सेकंड ईयर का, बीएससी सेकंड ईयर, ठीक है। और सेकंड पेपर है आपका, ये क्या है, सेकंड पेपर। इस सेकंड पेपर में अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ये आपका पेपर है। अब इसके संबंध में 2-3 बातें ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें विचार करना है कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। अवकल समीकरण के संबंध में आज हमें चर्चा करनी है इस क्लास में। तो सबसे पहले क्लास हमारी जो रहने वाली है वो अवकल समीकरण से संबंधित ही रहने वाली है। तो देखेंगे ज़रा इस अवकल समीकरण में आपसे कौन कौन सी बातें हैं वो पूछी जा सकती है और इम्पोर्टेंट है। तो देखिए प्यारे साथियों, अवकल समीकरण के संबंध में हम बात करें कि अवकल समीकरण कहते किसे, पहली बात तो ये अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किसे कहते हैं। इक्वेशन तो आप सब लोग जानते होंगे शायद कि इक्वेशन किसको कहते हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हो उसमें ऐसा लिखते हो y बराबर fx लिखते हो ना। इसमें 2 चर हैं प्यारे बच्चों, एक है y और एक क्या है, x है। इसमें ये y जो है ये तो है आपका प्रतंत्र चर, ये क्या है, प्रतंत्र चर है। और x जो है वो आपका है स्वतंत्र चर। कौन सा चर है, स्वतंत्र चर। प्रतंत्र चर और स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, 2 प्रकार के वेरिएबल इसमें हैं। इन दोनों वेरिएबल में क्या करना है आपको, इस y का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy अपॉन dx आएगा, बराबर क्या होगा, f डैश x होगा। या इसी का दोबारा फिर करोगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन में कितना, dx2 बराबर क्या होगा, f डबल डैश x हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। अब सुनिए ज़रा कि अगर y बराबर fx जो फलन आपको दे रखा है उसमें प्रतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, तो ये कुछ आते हैं। एक ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर का प्रतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज
या स्वतंत्र चर या प्रतंत्र चर विद्यमान होते हैं वह समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है। दोबारा सुन लीजिएगा, एक ऐसी समीकरण जिसमें प्रतंत्र चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज या स्वतंत्र चर या प्रतंत्र चर आपस में किसी संक्रियाओं के संयोग द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ऐसी समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल मैंने लिखा है जैसे dy अपॉन में dx प्लस आपके पास आ गया मान लो xy बराबर है sin x, ये एक अवकल समीकरण है। जैसे आपके पास आ गया d2y अपॉन में dx2 प्लस आपके पास आ गया यहाँ e की पावर x y बराबर आ गया आपका sin x, ये भी अवकल समीकरण है। आपके पास आ गया d2y अपॉन में dx2 प्लस आ गया आपके पास dy अपॉन में कितना dx प्लस आ गया आपका xy बराबर आ गया e की पावर x, ये भी एक अवकल समीकरण है। और आपके पास आ गया dy अपॉन dx बराबर आ गया 1 प्लस d2y अपॉन में dx2 और इसकी पावर आ गई 1/2, तो ये भी क्या है अवकल समीकरण है। ये सारी की सारी क्या कहलाएगी अवकल समीकरण कहलाएगी। तो दोबारा सुन लीजिएगा एक बार, अवकल समीकरण किसे कहते हैं यानी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो किसी भी फलन में एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है प्रतंत्र चर, ऐसी समीकरण जिसमें प्रतंत्र चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते हैं या उसमें प्रतंत्र चर और स्वतंत्र चर भी मौजूद होते हैं और वो आपस में किन्हीं संक्रियाओं के संयोग द्वारा जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार की जो समीकरण होती है उसे अवकल समीकरण कहते हैं। अब ये अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है प्यारे साथियों। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया, ये सब जो है वो क्या है अवकल समीकरण है। इसमें ये प्रतंत्र चर है, ये स्वतंत्र चर है, ये अवकलज है, ये फलन है स्वतंत्र चर का। तो ये सब प्रकार की समीकरण आपके सामने जो लिखी है ये सारी की सारी क्या है अवकल समीकरण है। अब इस अवकल समीकरण के दो टाइप हैं आपके यहाँ सिलेबस में, उन दोनों टाइप पर अपन थोड़ी थोड़ी क्या करेंगे चर्चा करेंगे। कैसी चर्चा करेंगे वो सुनिएगा ज़रा आप लोग। अपने को यहाँ बातचीत करनी है अवकल समीकरण के प्रकार पर। इस प्रकार पर अगर मैं बात करूं तो ये दो प्रकार की होती है प्यारे साथियों अवकल समीकरण। सर कौन कौन सी होती है? पहली अवकल समीकरण जो है वो होती है साधारण अवकल समीकरण। कौन सी? साधारण अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण है ये, ठीक है। दूसरी देखिए प्यारे साथियों, ये है आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण इसको कहा जाता है नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कहा जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सर अब इनमें थोड़ा बहुत अंतर बताओगे? जरूर बताएंगे, पहले सुन लीजिएगा ज़रा। साधारण अवकल समीकरण किसे कहते हैं? वो अवकल समीकरण जिसमें एक ही प्रतंत्र चर के एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते हैं, वह अवकल समीकरण साधारण अवकल समीकरण कहलाती है प्यारे साथियों। जैसे एक यहाँ प्रतंत्र चर है और एक ही इसका स्वतंत्र चर है, इस प्रतंत्र चर के एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष जिस अवकल समीकरण में अवकलज विद्यमान होते हैं वह अवकल समीकरण साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे ये वाला है तो ऐसे समीकरण मैंने लिख दी dy अपॉन में dx प्लस लिख दिया xy बराबर sin x है, ये साधारण अवकल समीकरण है। यहाँ मैंने लिखा d2y अपॉन में कितना dx2 प्लस लिखा है मैंने x और यहाँ लिख दिया y, इधर लिख दिया e की पावर x, ये साधारण अवकल समीकरण है। मैंने लिखा d2y अपॉन में dx2 प्लस लिख दिया यहाँ dy अपॉन में कितना dx प्लस लिखा e की पावर x y बराबर sin x। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझना है कि यहाँ एक y है वो प्रतंत्र चर है, x है वो स्वतंत्र चर है। इन इतनी इक्वेशन में मैंने जो लिखा है इनमें एक प्रतंत्र चर का एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान है। ऐसे अवकल समीकरण जिसमें एक प्रतंत्र चर का एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते हैं
ऐसी अवकल समीकरण साधारण अवकल समीकरण नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ये सब के सब जो एग्जाम्पल आपके सामने लिख रखे हैं मैंने, ये सब के सब साधारण अवकल समीकरण के एग्जाम्पल है। इसे आप नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन NDE शॉर्ट में कह सकते हो, ठीक है। इसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे आप शॉर्ट में PDE लिख सकते हो, ऐसा भी लिखा हुआ आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। तो आंशिक अवकल समीकरण, नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के संबंध में आपको याद रखना है। इसके बाद सर आंशिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं? यदि आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आ जाए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ u, और u जो है वो दो फलन x और y है, यहाँ एक प्रतंत्र चर है, x और y दो स्वतंत्र चर है, तो इस u के जो अवकलज आएंगे वो डेल u अपॉन में डेल x या डेल u अपॉन में क्या आएंगे डेल y या डेल u अपॉन में डेल x और डेल y आएंगे। तो एक ऐसी अवकल समीकरण जिसमें एक प्रतंत्र चर के एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते हैं, वह अवकल समीकरण आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। वह अवकल समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर के एक प्रतंत्र चर के एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस लिख दिया डेल यू अपॉन में कितना डेल वाई बराबर लिख दिया मैंने के एक्स, या मैंने लिखा डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स टू प्लस लिख दिया डेल टू यू अपॉन में डेल वाई टू बराबर लिख दिया एक। तो ये सब के सब जो एग्जाम्पल हैं ये क्या कहलाते हैं? आंशिक अवकल समीकरण के उदाहरण हैं, यानी ये आंशिक अवकल समीकरण है प्यारे साथियों। तो आपको याद रख लेना है कि साधारण अवकल समीकरण किसे कहते हैं? वह अवकल समीकरण जिसमें एक ही स्वतंत्र चर के एक ही प्रतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। मैंने इसके एग्जाम्पल बता दिया। आजकल जो छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के 10 पूछे जाते हैं उनमें आपसे डेफिनेशन जरूर पूछी जाएगी। एग्जाम्पल साथ में देना है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको ऐसे कहेगा साधारण अवकल समीकरण को परिभाषित करो, तो पहले परिभाषा लिखनी है फिर उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। अगला आपसे पूछेगा आंशिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि ऐसी अवकल समीकरण जिसमें एक प्रतंत्र चर के एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते हैं, ऐसी अवकल समीकरण को आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। और इस आंशिक अवकल समीकरण के ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। तो शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन ये साधारण अवकल समीकरण है ना प्यारे साथियों, ये दो प्रकार की होती है। साधारण अवकल समीकरण वापस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। सर कौन कौन सी होती है जरा बताइए। तो सुनिए, एक तो होती है रेखिक साधारण अवकल समीकरण, रेखिक साधारण अवकल समीकरण। एक होती है अरेखिक साधारण अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। ये दोनों समीकरणों हैं, इनका आपको ख्याल रखना है। इसको कहा जाता है लीनियर नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको शॉर्ट में इसे LNDE लिखा हुआ मिल जाए तो इसको यही समझना है, लीनियर नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन, या सीधा भी रेखिक अवकल समीकरण आपको मिल सकता है। साधारण नाम नहीं देकर सीधा भी रेखिक अवकल समीकरण मिले तो भी यही समझना है कि यही समीकरण है। एक है अरेखिक, तो इसको कहा जाता है नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो देखिए साथियों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये नॉन लीनियर जो है ना, नॉन लीनियर नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। इसे शॉर्ट में आप लोग NL और NDE लिख सकते हो, या सीधा ऐसे लिख सकते हो NLDE, इसका एक ही मीनिंग है। तो आप इसे अरेखिक साधारण अवकल समीकरण किसको कहोगे, साधारण अवकल समीकरण किसको कहोगे, अब ये समझिए। वह साधारण अवकल समीकरण जिसमें
जो भी आपके पास डेरिवेटिव दे रखे हैं उन डेरिवेटिव की घात जो है ना वो क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। एक ऐसी अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण जिसमें अवकलज की घात एक हो तथा इसके साथ साथ उस अवकल समीकरण में स्वतंत्र चर और प्रतंत्र चर या प्रतंत्र चर और उसके जो अवकलज के गुणांक हैं वो क्या नहीं होने चाहिए, गुणा में नहीं आने चाहिए। ऐसी अवकल समीकरण रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है, जिसमें क्या हो कि आपके पास जो उसके अवकलज हैं वो तो घात एक के होने चाहिए, यानी इकाई घात वाले अवकलज होने चाहिए, प्लस इसके साथ साथ ऐसा नहीं होना चाहिए ये अवकलज और इसके साथ साथ प्रतंत्र चर गुणा में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार की अवकल समीकरण रेखिक साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। जो अवकल समीकरण रेखिक अवकल समीकरण नहीं होगी वो सब की सब क्या कहलाएगी, अरेखिक अवकल समीकरण कहलाएगी। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा जरा। आपके पास अगर ऐसा आ जाए dy अपॉन में dx और इसकी पावर 2 प्लस यहाँ आपके पास आ गया e की पावर x y और ये आ गया आपके पास sin x, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये कहलाएगी अरेखिक। और आपकी ये वाली समीकरण जो मैंने पहले आपको लिख कर दे रखी है dy अपॉन dx प्लस e की पावर x बराबर ये आ गया sin x, इस टाइप की जितनी भी अवकल समीकरणें हैं वो कहलाएगी आपकी साधारण अवकल समीकरण। तो इसमें देखिए ये साधारण अवकल समीकरण है, ये भी साधारण अवकल समीकरण है, ये भी साधारण अवकल समीकरण है, लेकिन इन्हें मैं क्या बना दूंगा, रेखिक साधारण अवकल समीकरण से अरेखिक बना दूंगा। तो कैसे बनेगी, अब ये क्या बन गई प्यारे बच्चों, अब ये अरेखिक साधारण अवकल समीकरण बन गई। अगर इसकी पावर यहाँ मैं 2 कर देता हूँ तब ये अरेखिक साधारण अवकल समीकरण बन गई। अगर यहाँ मैं dy अपॉन dx की पावर 2 कर देता हूँ तो अब ये जो समीकरण बनी है वो अरेखिक साधारण अवकल समीकरण बन गई। तो पहले जो थी वो तो कैसी थी, ये रेखिक अवकल समीकरण थी, लेकिन अब मैंने इनको क्या बना दिया, अरेखिक अवकल समीकरण बना दिया। तो मैं पूरे को एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। साधारण अवकल समीकरण, अवकल समीकरण किसे कहते हैं, अवकल समीकरण की बात यह है कि किसी भी ऐसी समीकरण जहां प्रतंत्र चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो या उसमें स्वतंत्र चर और प्रतंत्र चर खुद विद्यमान हो, ऐसी समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक साधारण अवकल समीकरण और एक होती है आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण किसे कहते हैं, एक ऐसी समीकरण जिसमें एक ही स्वतंत्र चर के एक ही प्रतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। जिसमें एक ही प्रतंत्र चर के एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो उसे आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। साधारण अवकल समीकरण 2 प्रकार की होती है, एक रेखिक होती है, एक अरेखिक होती है। रेखिक अवकल समीकरण वो होती है जिसमें जो आपके अवकलज हैं प्रतंत्र चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो अवकलज हैं उनकी घात सिर्फ इकाई होनी चाहिए और उसमें प्रतंत्र चर और उसके अवकलज का गुणा नहीं होना चाहिए, वह रेखिक अवकल समीकरण कहलाएगी। जो अवकल समीकरण रेखिक नहीं होगी वह अरेखिक अवकल समीकरण कहलाएगी। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आई है? तो अपन इससे आगे की बात करते हैं। अब बात करेंगे अपन सबसे पहली वो करेंगे किसी अवकल समीकरण की घात या कोटि क्या होती है। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि अवकल समीकरण की घात या उसकी कोटि क्या है और कैसे उसको डिफाइन किया जाता है। इसके संबंध में आपसे पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। तो अपना पहला जो पॉइंट है वो रहेगा अवकल समीकरण की, अवकल समीकरण की, अवकल समीकरण की घात या कोटि, घात या क्या है, कोटि है। इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है कि अवकल समीकरण की घात क्या है या अवकल समीकरण की कोटि क्या है। ठीक है, एक आपके पास है सवाल, ये ऐसे नहीं लगाना है, अलग अलग है दोनों चीज़ें, घात अलग चीज़ है और कोटि अलग चीज़ है। सबसे पहले घात और कोटि को समझना है आप लोगों को। एक को मैं डिग्री कहता हूँ, ठीक है, डिग्री, डिग्री कहा जाता है घात को, किसको, घात को। और एक है ऑर्डर, ऑर्डर को कहते हैं अपन कोटि। ठीक है, ऑर्डर। इन दोनों चीज़ों को यहाँ अपने को अच्छे से समझ लेना है आज की इस क्लास में, और बहुत ही शानदार तरीके से बीएससी सेकेंड ईयर का आपको संपूर्ण कोर्स में यहाँ करवाने वाला हूँ। जैसे ही
आप इच्छुक हों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मैं आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकूं। सारे सवाल और सभी प्रकार के जो तीनों पेपर आपके बीएससी सेकेंड ईयर के हैं, वो फर्स्ट ईयर के हैं, थर्ड ईयर के, आपके जो भी जानकार भाई बंधु हो उन सब तक इन वीडियो को पहुँचाइए, ताकि सब इनका क्या ले सकें, लाभ ले सकें। तो देखिए, घात किसको कहते हैं और कोटि किसको कहते हैं? घात क्या चीज़ है? देखो, मान लो मैंने लिखा dy/dx प्लस यहाँ आ गया आपका xy बराबर है sin x। इस अवकल समीकरण में जो आपके डेरिवेटिव हैं, उन डेरिवेटिव की जो पावर होती है ना प्यारे साथियों, जैसे ये dy/dx है, इसकी यहाँ पावर होती है, पावर यहाँ लगती है, उस पावर को ही क्या कहा जाता है? घात कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, किसी अवकल समीकरण में उसे परिमेय रूप में बदलने के बाद या घातों को पूर्ण रूप में बदलने के बाद उसमें जो आपका डेरिवेटिव आया है, उस डेरिवेटिव में उच्चतम कोटि का देखना है, यानी अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है। अधिकतम कोटि का जो अवकलज है, अधिकतम कोटि का अवकलज, यानी अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, वो उसकी कोटि है जिसकी चर्चा वहाँ करेंगे। उस अधिकतम कोटि वाले अवकलज की जो पावर आपको दिख जाए, वही पावर उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। इसकी घात अगर मैं आपसे पूछूं तो इसकी घात प्यारे विद्यार्थियों 1 है। अगला देखिए, जैसे मैंने पूछा आपसे dy/dx और यहाँ पावर 2 है, प्लस यहाँ लिख दिया मैंने xy बराबर लिखा है आपके पास sin x। इसमें अगर देखोगे तो यही आपके अधिकतम कोटि का अवकलज है और इसकी घात 2 है। ठीक है, इसकी पावर 2 है, इसका मतलब इसकी घात भी कितनी होगी? 2 होगी। अब देखिए, एक सवाल अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। मैंने लिखा है d2y में कितना? dx2 लिख दिया, बराबर लिखा है 1 प्लस dy में कितना है? dx है। इसकी पावर लिखी हुई है ऐसे रूट में। अगर आपसे पूछा जाए कि अब इसकी क्या बताओ, घात बताओ, तो जल्दीबाजी में कुछ लोग यहाँ से देखेंगे कि अधिकतम कोटि का अवकलज 2 है, इसकी घात कितनी है? 1 है, तो घात 1 लिख देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। मैंने एक शब्द बोला था, परिमेय रूप से हल करने के बाद, या तो किस रूप में? परिमेय रूप से, या बीजीय रूप से उसे सही तरीके से हल करने के बाद उसकी क्या बतानी, आपको घात बतानी। अभी इसकी पावर किस रूप में है? देखो, ये अच्छे तरीके से हल नहीं की हुई है, इसे हल करिए। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यह आएगा d2y में कितना? dx2। इसको हल करोगे तो इधर पावर कितनी? 2, इधर आ जाएगा 1 प्लस कितना? dy में dx। हल कर दिया। अब इस d2y dx की आपको पावर देखनी है, ये कितनी है? 2 है। तो अब इसकी घात आप जब बताओगे तो घात पता चलेगा आपको कितनी आएगी? 2। अगर पहले बताते तो घात कितनी थी? 1, लेकिन वास्तव में कितनी है इस सवाल की घात? 2 है। ये सही होगा। अब थोड़ी सी बात कोटि पर करते हैं, फिर इन दोनों को मिक्स हल करेंगे अपन। कोटि क्या चीज़ है? किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कितनी बार अवकलन किया गया है, यानी प्रतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, वो ही अवकलन जो किया गया है वही आपकी कोटि कहलाएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि d2y में कितना है? dx2 है, प्लस यहाँ लिखा dy में dx है, प्लस यहाँ लिखा मैंने xy है, बराबर लिखा है यहाँ क्या है? sin x है। अब देखो, यहाँ एक बार भी अवकलन है और 2 बार भी है, लेकिन मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है आपको वो देखना है। मैक्सिमम बार जो अवकलन आपने कर रखा है प्रतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष, वही आपकी इसकी कोटि होगी। तो इस अवकल समीकरण की अगर ऑर्डर की बात करूं तो मैं ऑर्डर 2 होगा, यानी 2 बार इसका क्या किया गया? अवकलन। इसमें 1 बार वाला भी है, लेकिन 1 बार वाला नहीं देखना, आपको देखना है अधिकतम बार वाला। अब आपसे इसकी घात पूछी जाए तो अधिकतम बार जिसका अवकलन हुआ है उसकी पावर आपको देखनी है कितनी है। तो इसकी पावर देखनी है, इसकी नहीं देखनी। दोबारा सुन लीजिएगा, इसकी पावर 1 है, पावर 1 है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर तो 2 है, लेकिन इसकी कोटि या डिग्री कितनी है, यानी घात कितनी है? डिग्री है वो 1 ही है प्यारे बच्चों। समझ में आ गई बात आपको? यहाँ इसकी कोटि 1 है, यहाँ इसकी कोटि 1 है, यहाँ इसकी कोटि 2 है। समझ गए? यहाँ मैंने घात लिख रखा है, अगर आपसे इसकी कोटि भी पूछी जाती तो कोटि भी कितनी होती? 1। यहाँ घात 2 है, लेकिन अगर आपसे कोटि पूछी जाती तो कोटि कितनी होती? इसकी कोटि 1 होती। यहाँ घात 2 है, लेकिन अगर आपसे कोटि पूछी जाती इसकी कितनी है तो कोटि भी कितनी होती प्यारे बच्चों? 2 होती। तो शायद बात समझ में आ गई होगी। दोबारा सुन लीजिएगा, किसी अवकल समीकरण में अधिकतम बार प्रतंत्र चर का स्वतंत्र
चर के सापेक्ष अवकलन कितनी बार कर रखा है वो तो आपका कहलाएगा कोटि, और उस अधिकतम कोटि वाले अवकलज की जो पावर होगी वो पावर कहलाएगी डिग्री। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया। लेकिन उस पूरी अवकल समीकरण को आप परिमेय रूप से पूर्णतः क्या कर लीजिएगा, पहले हल कर लीजिएगा। केवल चरों को हल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पावर है उन पावर्स को हल करना, वो भी डेरिवेटिव की। चरों की पावर को हल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव की जो पावर लग रखी है उसको पूर्णतः आपको क्या करना है, पहले हल करना है। अब इसके संबंध में एक दो सवाल और देखें। जैसे ये सवाल लिखा, मैंने लिखा है dy अपॉन में dx, dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस यहाँ लिख दिया d2y अपॉन में कितना dx2। इस पूरे की पावर जो है वो 1/2 है। मैंने आपसे पूछा, ये एग्जाम्पल आपका पहला था, ये एग्जाम्पल दूसरा है। मैंने कहा अब बताइए ज़रा इस सवाल में इसकी कोटि और घात बताइए। तो सब बच्चों को पता है, पहले इस पावर को आपको सोल्व करना पड़ेगा। पावर को सोल्व करोगे तो यह आएगा आपका dy अपॉन में कितना dx। पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 2, ये आएगा 1 प्लस कितना d2y अपॉन में कितना dx2। समझ में आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये 2 बार अवकलन किया हुआ है। मैंने पूछा इसकी घात और कोटि बताइए, तो इसका ऑर्डर जो है ना, कोटि ऑर्डर वो प्यारे बच्चों 2 होगा। सब बच्चे कहेंगे सर 2 बार अवकलन किया है तो ये कोटि 2 होगी, सही बात है। लेकिन मैंने पूछा प्यारे बच्चों डिग्री बताइए इसकी क्या होगी। तो डिग्री के लिए याद रखिएगा, मैंने एक बात बता रखी है, अब गलती से 2 मत लिख देना, गलत हो जाएगा सवाल। क्यों? क्योंकि आपने जिसकी कोटि देखी है उसकी पावर देखिएगा। अब इसकी पावर कितनी है, 1 है। इसकी पावर कितनी है, 1 है। अगर 1 पावर इसकी है तो इसकी डिग्री भी प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से शायद सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमें ऑर्डर पता करना है, ऑर्डर पता करते ही हमें डिग्री निकालनी है। एक सवाल और देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है dy अपॉन में कितना है dx है, प्लस 1 यहाँ आ गया आपका dy अपॉन में कितना dx, और इधर बराबर में लिखा हुआ है आपके पास x। मैंने कहा आप लोग एक काम करिए, मुझे ये बताइए कि इसकी डिग्री या कोटि कितनी है। तो पहले ही मैंने बता दिया, ये नीचे लिखा इसका मतलब इसकी पावर -1 है, उसे हल किए, इधर इंटू करोगे तो ये आएगा आपका dy अपॉन में कितना dx, और इसकी पावर कितनी 2। बराबर में क्या होगा, बराबर में होगा dy अपॉन में dx इंटू क्या होगा, x होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है यहाँ कि इस पूरे सवाल में अधिकतम अवकलज कितना है। अधिकतम अवकलज है वो 1 बार है, इसका मतलब इसकी जो डिग्री है ना, या ऑर्डर जो है, ऑर्डर जो है वो 1 है। ऑर्डर कितना है, 1 है। अब इस एक ऑर्डर वाले की अधिकतम पावर कितनी है, आप यहाँ मत देखिएगा, यहाँ 1 भी है, लेकिन मैंने पूछा है अधिकतम पावर कितनी है। अधिकतम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगी। शायद मेरे किसी भी साथी को या किसी भी बच्चे को इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर कन्फ्यूज़न नहीं है तो हम आगे बढ़ें। डिग्री और ऑर्डर जो है उस पर आपसे निश्चित तौर पर सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और बहुत ही उम्दा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके संबंध में कई बार बच्चों को जो कन्फ्यूज़न वाली बात होती है, उस कन्फ्यूज़न वाली बात को भी मैं दूर कर देता हूं। ये कन्फ्यूज़न अक्सर बच्चों को रहता ही रहता है कि ये क्या बीमारी है, और इसके संबंध में कोई सवाल आ जाए तो हम क्या करें। सुन लो ज़रा, एक सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, और जब भी आपसे कोई सवाल दूसरा पूछता है जो जानता है वो यही पूछता है कि dy अपॉन में dx है, प्लस यहाँ x और y है, बराबर आपके पास वो देता है e की पावर यहाँ dy अपॉन dx देता है, या क्या देता है, या एक सवाल अपने को अक्सर ये भी दिया जाता है कि dy अपॉन में dx है प्लस xy है, बराबर आपके पास दे देगा वो साइन, और यहाँ दे सकता है d2y अपॉन में कितना dx2। इस तरीके का सवाल देगा आपको, और आपसे ये पूछा जाएगा कि इन अवकल समीकरण में आप लोग ये बताइए कि इसकी कोटि क्या है और इसकी डिग्री क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके के सवालों को हल करते वक्त बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में नहीं आना है, और आपको सीधा सीधा जवाब देना है कि देखिए जब भी आपके पास e की पावर x में आ जाए, चाहे किस किस में e की पावर में आ जाए, और यहाँ आपको कोई भी डेरिवेटिव मिल जाए, समझ लेना, या आपके पास किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण के रूप में मिल जाए, ये वाले dy अपॉन में dx वाले इसके फंक्शन में मिल जाए, या लोग के साथ आपको कभी भी ये मिल जाए
कि इसका जो फंक्शन है वो dy/dx का है। ये अगर आपको इसके साथ कभी भी मिले तो प्यारे विद्यार्थियों आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि इनकी कोटि तो वही होगी, यानी ऑर्डर तो वही होगा जो आपको दिखाई दे रहा है। दिखाई कितना दे रहा है, यहाँ दोनों जगह एक ही होगा, तो इसका ऑर्डर तो एक होगा, लेकिन डिग्री क्या होगी यानी घात क्या होगी वो ध्यान रखिएगा। इसकी घात हमेशा नॉन डिफाइन होती है, अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित होती है। क्यों होती है अपरिभाषित, उस पर भी बात करेंगे। ऐसा ही यहाँ है, यहाँ अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाता है तो ऑर्डर हमेशा दिख रहा है वही होगा 2, लेकिन डिग्री यहाँ भी क्या होगी, अपरिभाषित होगी, अपरिभाषित होगी। ये आप लोग अच्छे से समझ लेना। क्यों होगा आप सुनो, क्योंकि e की पावर x का आप विस्तार जानते हो 1 + x² बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस ... ऐसे आता है ना। अब देखो जरा, जब यहाँ आप e की dy/dx रखोगे तो ये आएगा dy में कितना dx बराबर 1 प्लस ये होगा dy में कितना dx प्लस होगा 1 बटे फैक्टोरियल 2 और यहाँ आएगा आपका dy/dx और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, फिर आएगा 1 बटे फैक्टोरियल 3 और यहाँ आएगा dy में dx और इसकी पावर कितनी आएगी 3 प्लस ... अब देखो, अब डिसाइड कैसे करोगे इस चीज़ का, यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 घात है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे इस dy/dx की घात हमेशा बढ़ती जाएगी, कभी घटेगी नहीं। आप अंत में पता ही नहीं कर पाओगे कि सबसे बड़ी घात है क्या। इस वजह से ये कहा जाता है कि इस तरीके के जो सवाल होते हैं उनमें इनकी जो घात होती है वो क्या होती है, अपरिभाषित होती है। तो इन तीनों के संबंध में आप यही याद रख लीजिएगा, इन तीनों पर ये नियम लागू होता है। तो अगर ऐसा आपको कभी मिल जाए तो इनकी घातों के संबंध में ये याद रखिएगा कि घात क्या होती है, अपरिभाषित होती है। अगली क्लास में कुछ नए बिंदुओं के साथ आपसे फिर हाजिर होऊंगा और फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे अच्छे अच्छे सवालों पर। और पूरा कोर्स कराने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, आप कोर्स को करते जाइए, सवालों को निकालते जाइए और वीडियो को अपने सब साथियों तक शेयर करते जाइए ताकि वो भी फ्री में इसका आनंद उठा सकें। पूरा कोर्स कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप अच्छे कमेंट करके आप कैसे पढ़ना चाहते हो ये ज़रूर बताएं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत।